हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आप पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके अनसॉल्व पेपर को। जी हाँ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, पूरे के पूरे अनसॉल्व पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। स्पेशली जो लैंग्वेज का पोर्शन होता है, ठीक, लैंग्वेज के पोर्शन को पूरे के पूरे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी चीजें आती हैं वन बाई वन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को एक साथ लेकर यहाँ पे हो सकता है वीडियो आपकी 4 से 5 पार्ट में बन जाए, बट कोई बात नहीं। बट जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आराम से डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली पहचान करके उसको इजीली आप सॉल्व कर लें। ठीक, तो आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे दिख भी रहा है आपको अनसॉल्व पेपर हमारा ये है और कब का है 2019 से 22 के बीच में। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है टू आंसर, जवाब देने के लिए द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चन, मतलब प्रश्नों के। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें सही इसका जवाब देने के लिए इसको सही ऑप्शन को चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्लू व्हेल इज, अब यहाँ पे द आ गया है एनिमल ऑन द प्लेनेट। ऑप्शन में क्या है आया है, लार्ज आया है, लार्जेस्ट आया है, मोस्ट लार्ज आया है और यहाँ पे लार्जर आया है। ठीक, अब ये लार्जेस्ट क्या होता है जानते हैं कि जैसे वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसी तरह जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं ना उसकी भी 3 फॉर्म होती है। कैसे चलती है उसको आइए सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म होती है, इस तरह एडजेक्टिव एडवर्ब की जो फॉर्म बोलती है ना उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसमें हम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को इसमें बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड जो होता है हमारा इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तीनों में अंतर क्या होता है, जैसे देखिए इसमें लार्ज अगर लिखा है, लार्ज का मतलब हो जाएगा बड़ा, लार्जर का मतलब हो जाएगा दूसरे से ज्यादा बड़ा, मतलब दो चीजें दूसरे में से एक जो है ज्यादा बड़ा है। और लार्जेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा बड़ा। ग्रेट का मतलब महान, ग्रेटर का मतलब हो जाएगा दूसरों से ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा महान। टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब दूसरों से ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लंबा। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत या सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल का दूसरों से ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल का हो जाएगा सबसे ज्यादा सुंदर। उसी तरह इंटेलिजेंट का मतलब हो जाएगा बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट का मतलब हो जाएगा दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान, और मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा बुद्धिमान। उसी तरह से हैंडसम ज्यादातर मेल के लिए यूज किया जाता है। हैंडसम का मतलब भी हो जाएगा सुंदर, मोर हैंडसम का मतलब दूसरों से ज्यादा सुंदर, और मोस्ट हैंडसम का हो जाएगा सबसे ज्यादा सुंदर। ठीक, ये तो क्या हो गई, अलग अलग डिग्रियां हो गई। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री सेकंड हो गया, और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब ये तीनों डिग्री की क्या होती है, पोजीशन होती है, कहां पे किसको लगाएंगे। अब ये कैसे पहचानेंगे, अब देखिए यहां पे आ जाएंगे, कुछ कंडीशन को समझ लेंगे। तो देखिए यहां पे कंडीशन बताई गई, 3 कंडीशन अलग अलग यहां पे नोट किया गया है। जैसे देखिए सबसे पहली कंडीशन THE अगर दिख गया तो THE के बाद क्या लगता है, जर्नल हम क्या लगाते हैं, जर्नली सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन अगर इसी THE के बाद अगर यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, उसके तुरंत बाद ऑफ द टू आ गया तो कंपैरेटिव लग जाएगा। इसका मतलब THE द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, लेकिन अगर इसके बाद द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आने के बाद ऑफ द टू आ गया तो वहां पे फिर कंपैरेटिव उसका फॉर्म लगेगा, सुपरलेटिव नहीं लगेगा। ठीक, और क्या है, अगर इसी कंपैरेटिव जो भी यहाँ एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ गया, यहाँ पे दैन है तो दैन आने से अध्ययन के पहले हमेशा क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे द। तो अब देखिए द के साथ 2 कंडीशन आती है, जो एडजेक्टिव जो लगती है हमारी, जो लगती है यहाँ डिग्री का फॉर्म लगता है। देखिए एक तो लगता है सुपरलेटिव डिग्री वाला फर्स्ट वाला, एक लगता है कंपैरेटिव वाला। अब ये देखना है कि द के बाद यहाँ सुपरलेटिव लगेगा, कंपैरेटिव लगेगा। अब यहाँ देखेंगे, देखिए कंपैरेटिव कब लगता है, जब लास्ट में ऑफ द टू शब्द आता है। जब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में ऑफ द टू शब्द रहेगा तभी वहां कंपैरेटिव लगेगा, नहीं सुपरलेटिव लगेगा। यहां देखेंगे ऑफ द टू है, ऑफ द टू देखिए कहीं नहीं आया है। जब कहीं नहीं आया तो लगेगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री किसका लगेगा, लार्ज का। तो लार्ज का सुपरलेटिव कैसे होता है, तो देखिए लार्ज का क्या होता है, लार्ज होता है, इसका कंपैरेटिव क्या होता है, लार्जर। इसका सुपरलेटिव जो बनता है वो क्या बनता है, लार्जेस्ट बनता है। ठीक, तो इसका लार्ज लार्जर लार्जेस्ट बनता है, और इसमें लार्ज लार्जर लार्जेस्ट देखिए कहां है, देखिए लार्जेस्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा देंगे द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। ठीक, अब देखिए इसमें आ जाएंगे सेकंड हमारा, देखिए इसी में क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। इसमें भी देखिए द आया है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, ऑफ द टू। जब ऑफ द टू आ गया तो हमें पता है कि ऑफ द टू वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री वाला। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, ऑफ द टू के पहले क्या लगता है, डिग्री लगता है, और द और ऑफ द टू के बीच में कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव क्या होता है यहाँ पे, कंपैरेटिव जिसके लास्ट में क्या है, लार्जर होता है। लार्जर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अगर यहाँ हमें लगाना होता तो हम यहाँ पे लगाते लार्जर, तो हो
हो जाता द ब्लू व्हेल इज द लार्जर ऑफ द टू एनिमल्स। और इसमें देखिए क्या है, अब इसमें भी अगर थर्ड इसमें बात करें, इसमें से थर्ड नंबर पे फिल इन द ब्लैंक, इसमें लास्ट में क्या है दैन, और दैन के पहले भी हमेशा क्या आता है, तो दैन के पहले भी देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर कंडीशन जो बताई गई थी आपको, थर्ड नंबर कंडीशन देखिए दैन आया है, दैन के पहले भी हमेशा क्या लगता है, कंपैरेटिव, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी लार्जर ही रहेगा, तो यहाँ पर भी कर देंगे लार्जर दैन एनी अदर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर इसमें देखिएगा लास्ट वाले में देखिएगा फोर्थ नंबर पे, इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें न तो लास्ट में दैन ही आया है, न तो ऑफ द टू ही आया है, न तो इसके स्टार्टिंग में टी एच द का ही प्रयोग किया गया है। जब ये कोई कंडीशन नहीं मिलेगी तो पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, पॉजिटिव का मतलब क्या लगाएंगे, लार्ज, तो यहाँ सीधे सीधे लगा देंगे लार्ज, तो यहाँ हो जाएगा लार्ज लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ब्लू व्हेल इज अ वेरी लार्ज एनिमल। तो मे भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन था इसमें क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हम लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ लार्जेस्ट यहाँ लग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं लार्ज भी लग सकता है, कहीं कहीं लार्जर भी लग सकता है, ये कंडीशन आपको समझते हुए चलना है, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राघव रीड्स, राघव क्या करता है, राघव हमारा हो गया सब्जेक्ट, रीड्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, अ बुक क्या है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया नाउन के रूप में, इवनिंग क्या है, इवनिंग भी एक प्रकार का नाउन होता है, जान दे, ये भी क्या होता है, सुबह दोपहर शाम, ये जो होते हैं ना, ये दिन के नाम है, तो ये भी नाउन है। राघव भी क्या है, राघव भी एक नाउन है, और यहाँ पर बुक भी क्या है, एक नाउन है, और इवनिंग भी क्या है, एक नाउन है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब इसमें पूछ रहा है, वर्ब कहाँ है, तो वर्ब हमारे पास एक ही क्या है, रीड्स, रीड मतलब पढ़ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अगर यही पूछ लेता इसमें नाउन कौन सा है, तो नाउन हमारे पास 3 है, अगर नाउन पूछता तो नाउन 3 है, और नाउन अगर पूछता कि प्रॉपर नाउन कौन है, तो राघव, प्रॉपर मतलब जिसका कोई नाम होता है तो राघव हो जाता, राघव हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर पूछ लेता कि ये बताइए कि इसमें कॉमन नाउन कौन है, तो बुक जो होता कॉमन नाउन हो जाता, और यहाँ पे इवनिंग भी कॉमन नाउन यहाँ मान सकते हैं, ठीक। कॉमन क्या, वैसे तो इवनिंग एक ही चीज का नाम है, तो ठीक। अब इसमें अगर प्रीपोजिशन पूछ लेता तो प्रीपोजिशन कौन है, इन आ जाता है, ठीक। और आर्टिकल तो ए एन है ही, ये तो आपको पता ही है। फिर देखिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू द हेल्थ। इसमें क्या आइडेंटिफाई क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एक ऐसा नाउन जिसे ना तो देख सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस नाउन को हम बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें देखते हैं पहले कौन कौन से नाउन आए हैं। देखिए एक नाउन तो है अल्कोहल, एक नाउन हमारा ये हो गया, इज क्या है, वर्ब हो गई, इंजूरियस क्या है, ये नाउन, अल्कोहल की विशेषता है कि अल्कोहल में हानिकारक होता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। और यहाँ टू क्या है, ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। और यहाँ पे हेल्थ क्या है, हेल्थ भी हमारा क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब हमें 2 नाउन मिले, एक अल्कोहल एक मिल गया हेल्थ, और इसमें पूछा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अल्कोहल को देखा जा सकता है, तो अल्कोहल को देखा जा सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। अगर कहें अल्कोहल कौन सा है, तो अल्कोहल को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। लेकिन अल्कोहल मतलब जो होता है, अल्कोहल में अगर किसी ब्रांड का नाम आ जाता है कि इस कंपनी का अल्कोहल, तो वहां पे प्रॉपर हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ इनमें 2 ही हमारे पास नाउन है, एक तरफ है अल्कोहल और एक तरफ है हेल्थ। अल्कोहल को देखा जा सकता है, लेकिन हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो क्या स्वास्थ्य का कोई आकार होता है, स्वास्थ्य कैसी होती है स्वास्थ्य, तो इसका कोई अपना आकार नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई इंसान स्वस्थ होता है तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी में दिखता है, लेकिन स्वास्थ्य का कोई अलग से कोई आकार नहीं होता। इसलिए जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हेल्थ होगा, और हेल्थ है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि इसमें प्रॉपर, इसमें कॉमन नाउन कौन है, तो हम अल्कोहल को बोल देते। अगर ये बोलते एडजेक्टिव कौन है, तो इंजूरियस का बोल देते। वर्ब पूछता तो इज को बोल देते, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बॉयज आर रनिंग, लड़के जो लड़के हैं वो दौड़ रहे हैं। कहां दौड़ रहे हैं, रोड। अब रोड आ गया, तो अब देखिए रोड पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी सड़क की बात आएगी, सड़क पे चलने के सेंस में आएगा, दौड़ने के सेंस में आएगा, और चलने और दौड़ने वाले कौन है, इंसान है। तो याद रखिएगा इंसान हमेशा जो होता है, जो रूल्स होता है, सड़क के किनारे किनारे चलने का रूल होता है कि जो पैदल लोग होंगे या जो पैदल होंगे, जो चलने वाले सड़क के किनारे किनारे चलेंगे, जो गाड़ियां होंगी सड़क के ऊपर चलेंगी, ठीक। तो जब भी दौड़ने भागने चलने की बात आए रोड के पास, तो हमेशा बगल के सेंस में चलने के लिए आता है, और रोड के बगल बगल चलने के लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। तो इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, अलोंग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर किसी यहाँ पे आ गया होता, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ऑन आया होता, तो हो सकता है कि आप ऑन मिस्टेक कर देते कि ऑन द रोड सड़क पर। तो सड़क पर नहीं चलते आप, जब भी आप चलते हैं वो अलग की बात है कि कभी कोई व्हीकल नहीं चल रहे, कोई साधन नहीं चल रहे, तो आप बीच में चले जाइए। लेकिन जनरली चलती फिरती रोड में अगर आप चलना है तो आप सड़क के किनारे किनारे चलेंगे। जब भी चलने दौड़ने रेंगने इस तरह चलने की बात आएगी, वॉकिंग करने की, तो हमेशा सड़क के बगल के
सेंस में आएगा, और सड़क के बगल के, जो किसी चीज के बगल चलने के सेंस में हम अलोंग का यूज करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ अलोंग क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इसी से रिलेटेड, लेकिन अगर ये आ जाए कार आर रनिंग, कि कार जो है चल रही है, तो सोच के वजह जो कार होती है सड़क के किनारे किनारे चलती है, सड़क के ऊपर चलती है। जब कोई चीज सड़क की, कार ऐसी है, कार जो होती है, कार मोटर व्हीकल जो भी होते हैं, ये एग्जैक्टली सड़क के ऊपर चलते हैं, बीचों बीच चलते हैं। जो बीचों बीच चलती है ना, उनके साथ हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, ऑन द रोड। अब यहाँ ऑन कहीं नहीं आया है, यहाँ ऑप्शन वाली कोई मिस्टेक हो गया है, तो अपने से यहाँ मान लेंगे, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, ऑन द रोड। जब भी गाड़ी मोटर चलने की बात आएगी, सड़क के पहले क्या लगाएंगे, ऑन। जब इंसानों के चलने की बात आएगी, दौड़ने की बात आएगी, तो हम क्या लगाएंगे, अलोंग। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, बॉयज आर रनिंग, तो लड़के जो है दौड़ रहे हैं। अभी देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां आया है क्वेश्चन में है रोड, और यहां आया है फुटपाथ। तो हमें पता है कि सड़क के किनारे किनारे लोग चलते हैं, दौड़ना, भागना, वॉकिंग करना सड़क के किनारे किनारे चलते हैं, ठीक, और गाड़ियां बीच सड़क में चलती हैं। लेकिन अगर ये आ जाए कि वहां रोड के फुटपाथ आ जाए, तो फुटपाथ कहां पे होता है, सड़क के बगल। और जब रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो फुटपाथ पर ही करते हैं ना, जो सड़क के बगल क्या आता है, फुटपाथ, तो फुटपाथ पर ही चलते हैं। अगर फुटपाथ के सेंस में आएगा तब तो ऑन ही लगाएंगे, क्योंकि आप जो है फुटपाथ पर ही क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं फुटपाथ के ऊपर, और गाड़ियां सड़क के ऊपर। जब गाड़ियों के सेंस में आएगा तो गाड़ियां ऑन द रोड लिखेंगे, और जब फुटपाथ के सेंस में आएगा, इंसान चल रहा है, तो वहां ऑन द। लेकिन अगर सड़क की बात आएगी तो इंसान सड़क के किनारे चलता है, तो वहां अलोंग लगाएंगे। ठीक, तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे बताया भी गया है, यहां देखिए ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क पर चलना, और अलोंग द रोड मतलब सड़क के किनारे या सड़क के बगल बगल चलने को हम बोलते हैं अलोंग द रोड। तो वहां अलोंग लगाएंगे तो किनारे किनारे, और ऑन का मतलब जाएगा एग्जैक्टली उसके ऊपर चलना। तो एग्जैक्टली सड़क के ऊपर कौन चलती है, गाड़ियां, और फुटपाथ के ऊपर कौन चलता है, इंसान चलता है। ठीक, अब देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता देखिए आ गया, वी वर, क्या है, वी वर वॉकिंग, हम टहल रहे थे। कहां टहल रहे थे, रिवर। तो सोच के बताइएगा रिवर में क्या होगा, रिवर के देखिए अगर यहां लगा देंगे इन का मतलब हो जाएगा कि ये रिवर कोई है, रिवर के अंदर, पानी के अंदर चले गए हैं, वहां टहल है। तो क्या पानी के अंदर कोई टहलेगा, नहीं, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑफ का यहां कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऑन का मतलब हो जाएगा पानी के ऊपर ऊपर, क्या मतलब कि पानी के ऊपर ऊपर, कि मतलब क्या डूब नहीं रहे हैं, पानी के ऊपर अगर चल रहे हैं तब कहेंगे वहां ऑन द रिवर। यहां ऑन नहीं होगा, बल्कि जब भी आप कोई इंसान टहलता है, रिवर को नदी में नहीं टहलता, नदी के किनारे टहलता है। और किसी चीज के किनारे टहलने चलने के लिए हम फिर से क्या यूज करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अलोंग लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपना फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवेश इज लीविंग फॉर कानपुर टुमारो, कि जो देवेश है वो लीविंग, वो जा रहा है फॉर कानपुर, कानपुर के लिए, टुमारो कल जो है देवेश कानपुर के लिए जा रहा है। ठीक, इसको करना क्या है हमें, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमें चेंज करना है। तो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है विल या शैल के बाद बी लगा के आईएनजी फॉर्म, और विल या शैल के बाद बी लगा के आईएनजी फॉर्म हमें देखना है। तो देखिए पहले वाले में देखेंगे तो विल तो आ गया, इसमें हैव आ गया, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, ये तो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। ये एस या एस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पहले ही हट गया, फ्यूचर हमें बनाना था, ये तो प्रेजेंट आ निकल गया। इसमें देखिए विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, और विल या शैल के साथ बी लगा के आईएनजी फॉर्म जो लगाया जाता है उसी तुम्हारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसमें देखेंगे विल लीव, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जो आती है, फर्स्ट फॉर्म, वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक, अब आ जाएंगे अपना देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अब इसमें कह रहा है कि मैच द वर्ड, कि शब्दों को मैच करिए लिस्ट 1 से ए से विद द मीनिंग ऑफ बी। इसका मतलब कि यहां पे ए में जो नाम दिए गए हैं इसकी सेम मीनिंग इसमें भी है। अब दोनों वर्ड पावर अलग अलग है, आपको पहचानना है कि कौन सेम टू सेम, मतलब यहां एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं इसमें। अब इसमें देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है, किससे नहीं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। देखिए वेंडर का मतलब जो होता है ना, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। जो वेंडर होता है उसको हम बोलते हैं विक्रेता बोलते हैं। और ये जो आया है आपका जो है प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित करना, इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित करना। तो संरक्षित करने को हम बोलते हैं क्या, प्रिजर्व्ड हो गया। मॉन्क का मतलब होता है साधु, साधु या फिर सन्यासी या संत जो भी कह दीजिए आप। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं, मान ली हो गया साधु, ठीक, ये साधु हो गए। अब इनकी भी मीनिंग जाने। सैग का मतलब भी होता है साधु या सन्यासी। हॉकर का मतलब होता है यहाँ पे फेरी वाला। फेरी वाला मतलब समझते हैं ना, जो फेरी वाले जो यहाँ वहाँ घूम घूम के साइकिल या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे सामान बेचने का काम करते हैं, उनको हॉकर बोलते हैं, फेरी वाला। और केप्ट सेफ का मतलब होता है सुरक्षित रखना।
अब ये सुरक्षित रखना हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन किसकी मीनिंग कौन दे रहा है कौन नहीं। ठीक, विक्रेता और विक्रेता फेरी वाला, तो विक्रेता और फेरी वाला दोनों मैच कर रहे हैं कि विक्रेता मतलब भी बेचने वाला और फेरी वाला भी बेचने का काम करता है। प्रिजर्व कौन होता है, सुरक्षित संरक्षित करना, और कीप सेफ का भी तो मतलब होता है सुरक्षित रखना। मोंग का मतलब साधु होता है, तो यहाँ सैक का मतलब भी क्या है, साधु या सन्यासी है, तो इसी तरह आपको मैच कराना है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, कि एक बूढ़ा इंसान जो है, द ओल्ड मैन वह बूढ़ा इंसान केम टू मी मेरे पास आया। इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव का पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमें, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव में पता है कि नाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ देखिए मैन है, मैन है, मैन कैसा है, बूढ़ा होना, बूढ़ा होना क्या है, इसकी विशेषता है या इसकी क्वालिटी है। तो जो इंसान की कोई चाहे गुड क्वालिटी हो या बैड क्वालिटी हो, जो किसी इंसान के बारे में एडिशनल हमें कोई जानकारी देता है, वही एडजेक्टिव होता है, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ ओल्ड होना ही क्या है, एडजेक्टिव है। ओल्ड आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूछते हैं कि इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ब क्या है, केम, केम यहाँ आना, तो हमारा केम हो जाता। अगर ये पूछता है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है, तो मी हमारा हो जाता, मी हमारा जो होता है ये हो जाता हमारा मी, इसमें खैर ये मी हो जाता हमारा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाता। द क्या है, द को हम आर्टिकल भी कहते हैं और डिटरमाइनर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, खैर हमारा ऑप्शन क्या था, चूंकि यहाँ एडजेक्टिव पूछा था, तो ओल्ड है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 8 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब का पता लगाना है। ठीक, अब देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ देखिए आया है इज, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ठीक है यहाँ आईएनजी क्या हो गया, वर्किंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप देखिए अगर सेंटेंस हमारा ऐसे होता, जैसे देखिए यहाँ पे आया है, अगर होता ही इज वर्किंग, अगर इज एम आर के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट आईएनजी आती है, तब ये वर्ब कहलाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या आईएनजी डायरेक्ट आया नहीं, ए या एन लगाकर कोई दूसरा वर्ड भी इसके साथ ऐड हो गया है, और जब ए या एन लगा के दूसरा वर्ड ऐड हो गया है, तो ये पूरा नाउन का काम करेगा, ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक, मैन क्या है, नाउन है। मैन कैसा है, काम कर रहा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। कितना काम कर रहा है, हार्ड काम कर रहा है, तो जो एडजेक्टिव विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ठीक, तो मैन है हमारा नाउन, वर्किंग हो जाएगा एडजेक्टिव, और हार्ड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और ए एन जो है हमारा आर्टिकल या डिटरमाइनर है। इसमें पूछ रहा है कि वर्ब कौन है, तो वर्ब हमारे पास एक ही है, वो है इज, तो हम यहाँ पे इज कर देंगे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। हाँ, अगर यही पूछता कि ये बताइए कि हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ये दोनों मिलाकर क्या है, तो हार्ड वर्किंग कौन है, मैन है, मैन की विशेषता बता रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है, तो ये पूरा हम क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब को यहाँ कर लेते। ठीक, तो मे भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर इसमें अगर बात करें तो इसमें वर्ब क्या है, तो इज और आईएनजी, जो इज और वर्किंग दोनों मिलाकर वर्ब हैं। हार्ड वर्क, वर्क क्या है, नाउन है, और कैसा है, हार्ड मतलब कठिन, तो कठिन कार, तो कठिन कार जो होगा, कार हो गया हमारा नाउन, हार्ड जो है इसका एडजेक्टिव का काम करेगा। खैर चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, तो मे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पे बताया गया है वर्क हार्ड कौन, कठिन परिश्रम करना, इसमें वर्क नाउन है, और ये हार्ड जो है ये एडवर्ब कहलाएगा। हार्ड वर्क जब आ जाएगा तो वर्क हो जाएगा नाउन और हार्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, और डू हार्ड वर्क, डू यहाँ पे क्या है आपकी वर्ब है। हार्ड वर्क, वर्क हो गया हमारा नाउन, और नाउन कैसा है, वर्क कैसा है, हार्ड है, कठिन है, तो कठिन होना इसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव फिर से बन जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं, मान लिया अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, खैर जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करिए, मे भी थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक, आ जाएंगे देखिए अपना अगला क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे है कि द नाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का हमें नाउन फॉर्म यूज करना है। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, अगर नाउन इसका करना है तो स्ट्रॉन्ग का ये जो है आप जानते रहिएगा एडजेक्टिव है। जैसे कहें यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपकी विशेषता क्या है, स्ट्रॉन्ग होना, तो स्ट्रॉन्ग इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब ये है एडजेक्टिव, इसका नाउन वाला फॉर्म हमें सर्च करना है। ठीक, अब देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब हो जाए दूसरों से ज्यादा मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा मजबूत। और ये जो आएगा ना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तीनों जो होते हैं ना, तीनों एडजेक्टिव ही होते हैं। तो इसमें जैसे है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा अजनबी, तो अजनबी वहां मजबूत कह रहा है स्ट्रॉन्ग, और ये अजनबी ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल हट जाएगा। ठीक, स्ट्रांगली याद रखिएगा, जब भी एडजेक्टिव में, जब भी यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग में ही एल वाई जुड़ गया है, जब भी एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ जाता है ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और हमें एडवर्ब नहीं पता लगाना है। स्ट्रॉन्गर, जब भी इसमें ई आर या एस टी लग जाता है ना, तो एडजेक्टिव ही रहता है, केवल डिग्री बदल जाती है, लेकिन वो जो अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा। ठीक,
अब ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। बचा क्या, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। तो हमारा स्ट्रेंथ जो होगा ना, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ही इज वरीड। तो वरीड आया है और वरीड के बाद द एग्जामिनेशन। अब याद रखिएगा, वरीड के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको बताया भी गया है। देखिए पहले नंबर क्या है, वरीड के साथ अबाउट कब आता है, जब कोई चीज, जैसे वरीड का मतलब होता है क्या, परेशान होना, बहुत ज्यादा कोई इंसान परेशान, किससे परेशान है, किसी चीज को लेकर परेशान है। अगर किसी चीज से परेशान है तो आप अबाउट लगाएंगे, किसी इंसान के लिए परेशान है तो फॉर लगाएंगे। अब आप ये देखिएगा कि वरीड के बाद कोई सिचुएशन आ रही है, कोई कंडीशन है, उससे परेशान है या किसी इंसान के लिए परेशान है। अगर किसी इंसान के लिए परेशान है तो फॉर लगाएंगे, अगर किसी चीज से परेशान है तो हम अबाउट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ही इज वरीड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज वरीड। ही इज वरीड, वह परेशान है, किससे परेशान है, किसके बारे में परेशान है, किसके बारे में बहुत चिंतित है, एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन क्या कोई इंसान है, नहीं, इंसान नहीं है। इंसान को छोड़कर कोई भी चीज आएगी तो अबाउट लगाइएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन अगर इसी को देखिए क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ही इज वरीड, वह चिंतित है, परेशान है, किसके लिए परेशान है, हिज सन। तो सन क्या है, इंसान है ना कोई, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ फॉर लगेगा, वहां तो अबाउट लगेगा, लेकिन यहाँ फॉर, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात आएगी। फिर कहते हैं ही इज वरीड, वह चिंतित है, परेशान है, किससे परेशान है, हिज सन फ्यूचर, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर। बच्चे से परेशान नहीं है, बच्चे के फ्यूचर से। और फ्यूचर जो होगा कोई इंसान नहीं है, फ्यूचर को हो उसको थिंग्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ फिर से अबाउट आ जाएगा। वहां पे बच्चे के लिए परेशान है और यहाँ बच्चे के फ्यूचर के लिए परेशान है, तो फ्यूचर इसमें मेन है। ठीक, यहाँ फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर कोई इंसान नहीं है तो अबाउट लगेगा, जब इंसान की बात आएगी तो फॉर लगाएंगे। ठीक, तो मे भी आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन में। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई विल नॉट गो विद यू। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, विद यू, आपके साथ। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, हमें किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट। और हमें पता है पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आई है, और क्वेश्चन में चूंकि नॉट आया है, जब नॉट लग जाएगा तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा और नॉट लगाने के बाद वर्ब की थर्ड। तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे कहाँ आया है, तो देखेंगे हैड एक ही में हैड आया है, हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इंडेफिनिट तो पूछा नहीं था। आई डू नॉट गो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमें नहीं बताना था। और आई हैव नॉट गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हमें बताना किसमें था, पास्ट इंडेफिनिट। सारे हमारे ऑप्शन जो है गलत है, केवल सेकंड नंबर क्या है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वही सेंटेंस है, तो हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से वर्ड मैचिंग के लिए आया है। कह रहे हैं मैच, आप मिलाइए द वर्ड्स, मतलब जो शब्द हैं, और कौन से, लिस्ट, जो लिस्ट दी गई है ए से विद द मीनिंग ऑफ लिस्ट बी। और कह रहे हैं कि ए लिस्ट से दूसरी लिस्ट जो बी जो लिस्ट है, मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो दी गई है, इनमें से जो भी वर्ड आए हैं कुछ ना कुछ ऐसे एक दूसरे के सिनोनिम्स, हमें इन दोनों से क्या करना है, मैच कराना है। ठीक, अब देखते हैं होता क्या, इसमें क्या मतलब क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए पोर्टली का मतलब जो होता है ना, ये मोटा से रिलेटेड है, मोटा भी होता है, स्थूल भी होता है। जो है स्क्वायर का मतलब जो होता है, ये जानते रहेगा, ये होता है ऐंठन। ऐंठन मतलब कोई चीज मुड़ा हुआ, जो ऐंठन होता है इसको हम बोलते हैं। वैसे फड़फड़ाना भी इसका मतलब होता है, स्क्वायर्ड का मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम ऐंठन से मान के चलेंगे। इमर्ज का मतलब जो होता है, इमर्ज का मतलब होता है निकलना। ठीक, ये क्या है, निकलना। अब आ जाते हैं दूसरी मीनिंग जो आएगी, दूसरी में थोड़ा इसको क्लियर कर देना है, इसका मतलब क्या है, निकलना है, याद रखिए। ठीक, निकलना। अब अगली आ जाते हैं दूसरे तरफ। देख कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, ये बाहर आना हो गया। इसका स्टाउट जो है, स्टाउट का मतलब जो होता है ये भी होता है मोटा, मोटा या बलवान, इसको होता है। और ट्विस्ट अबाउट का मतलब भी होता है मुड़ा हुआ। ठीक, अब ये हो गया क्या, मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ हो गया। अब क्या करेंगे, एक दूसरे से सबकी मीनिंग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कराएंगे हम। ठीक, अब यहाँ देखिए मोटा है, तो मोटा अगर पोर्टली का मतलब है तो किससे मैच कर जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। स्क्वायर्ड मतलब ऐंठन, ऐंठन का मतलब किससे हो जाएगा, मुड़ा हुआ से मैच कर जाएगा। फिर निकलना, इमर्ज का मतलब होता है कम आउट का भी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो ऐसे क्या कर देंगे, इसको मैच करा देंगे। ठीक, आ जाएंगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही सोल्ड ऑफ
ऑफ हिज हाउस, उसने अपने घर को बेच दिया लास्ट मंथ, पिछले महीने, एंड अब एंड डॉट 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 अ न्यू वन, और अ न्यू मतलब वह कह रहे हैं कि अब यहाँ क्या है, बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, और यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि उसने अपने पुराने घर को बेच दिया और एक नए घर को बनाया उसने। अब ये कह रहे हैं कि बिल्ड जो यहाँ बिल्ड जो वर्ब आई है, इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें क्या करना है, फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट फॉर्म क्या रहेगा। तो देखिए करेक्ट फॉर्म जो इसका रहेगा, इसमें हमें करना क्या है, इसमें चूंकि देखिए सेंटेंस हमारा किसमें है, सोल्ड, सोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और याद रखिएगा जब सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पहला सेंटेंस इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, जब पहली घटना पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे आने वाली घटना भी जो होगी ना वो भी पास्ट इंडेफिनिट में भी रहेगी। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस होगा हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्ड का सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बिल्ड, ठीक। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि पहली घटना अगर पास्ट में चल रही है तो आगे की घटना पास्ट में ही चलेगी, और पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, इसलिए बिल्ड का कर देंगे बिल्ड, ठीक। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आ जाएंगे 14 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, कि हमें सही प्रीपोजिशन को चूज करना है यहां पे फिल करने के लिए। अब देखिए है कि आई एम प्राउड, मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं, अब किस पे, टू, विद, ऑफ, या जानते रहिएगा प्राउड के साथ हमेशा ऑफ यूज किया जाता है, प्राउड ऑफ। उसी तरह से ये तो हमारा क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने भी एक क्वेश्चन और लिख दिया फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। अब इसमें देखिए बिजी, ज्यादातर देखिए अगर आपसे कहते हैं कि बिजी के साथ लगाइए वर्ब, तो आपके मन में आ रहा होगा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, कहां बिजी हूं, इन माई वर्क, अपने काम में, बड़ा एकदम सही लग रहा है, आई एम बिजी इन माई वर्क। लेकिन याद रखिएगा बिजी के साथ हम इन बोलते जरूर हैं लेकिन हम गलत बोलते हैं, याद रखिएगा बिजी के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको इन की मीनिंग ज्यादा लगेगी कि मैं बिजी हूं इन माई वर्क, अपने काम में, लेकिन बिजी के साथ विद लगाएंगे, प्राउड के साथ ऑफ लगाएंगे हमेशा, ठीक। अब देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आई डू नॉट, देखिए डू नॉट स्मोक, कि धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो, बिकॉज, क्योंकि, अब क्योंकि करके सेंटेंस अब आगे नहीं है। अब इसमें करना क्या है, कंप्लीट द अबव गिवन सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस ऊपर दिया गया है इसको पूरा लिखिए, मतलब अधूरा सेंटेंस है, इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस लिखिए कि इसकी पूरी मीनिंग एक पूरा सेंटेंस बन जाए, ठीक। अब इसमें कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, देखिए हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटेंस लिख सकता है। यहाँ पे हमने देखिए कुछ लाइनें लिखी हैं, कोई भी लाइन आप बना दीजिए, बस एक मीनिंग निकलनी चाहिए, बस हो गया। तो डू नॉट स्मोक, स्मोक मत करो, धूम्रपान मत करो, बिकॉज, क्योंकि, अब इसमें हमने कह दिया क्योंकि इट इज इंजूरियस, क्योंकि यह हानिकारक होता है, टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, चाहे ऐसे लिखिए, या फिर बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए मत स्मोक करिए, या फिर इट इज अ बैड हैबिट, यह बहुत ही खराब आदत है इसलिए मत करिए, या फिर यू विल बी इल, आप बीमार हो जाएंगे इसलिए मत करिए धूम्रपान, या फिर यू विल गेट सिक का मतलब भी होता है बीमार हो जाना, आप बीमार हो जाएंगे, या फिर यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हैं इसलिए धूम्रपान मत करिए, या फिर यू आर अ स्पोर्ट्समैन, आप एक खिलाड़ी हैं इसलिए आप इस धूम्रपान मत करिए। मतलब रीजन कोई भी दे सकते हैं कि आप धूम्रपान मत करिए, क्यों मत करिए, रीजन आके बताना है। आप कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, कोई भी, सब लोगों के सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं, बस उसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए, बस हो गया, ठीक। तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ी हो रही है, अभी क्या करते हैं इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे और भी जो भी क्वेश्चन है उनको वन बाय वन डिस्कस करके हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।